जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है? यदि आप भी क्लास 10th 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं क्लास 10th हिंदी के 25 महत्वपूर्ण व विकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि 2024 बोर्ड परीक्षा में ज़रूर आएंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न भी हैं और 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। यह वीडियो देखने के बाद आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि शुक्ल युग की कालावधि है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, 1900 ईस्वी से 1920 तक, 1919 ईस्वी से 1938 तक, 1938 से 1947 तक। तो इसका जो सही उत्तर होगा जो है कि शुक्ल युग की कालावधि 1919 से 1938 ईस्वी तक है। तो ये वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ। तो पहला है 1850 ईस्वी से, दूसरा है 1900 ईस्वी से, तीसरा है 1938 ईस्वी से और चौथा है 1919 ईस्वी से। तो जो हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास है वो 1850 ईस्वी से आरंभ हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये पहला का वाला 1850 ईस्वी से। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या है कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। तो यहाँ पर पहला है कि डॉक्टर नागेंद्र, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है बाबू गुलाब राय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो शुक्ल युग के जो प्रमुख इतिहासकार हैं वो हैं बाबू गुलाब राय। तो यहाँ पर तीसरा आंसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है कि अर्धनारीश्वर के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद या फिर चतुर्सेन शास्त्री। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विष्णु प्रभाकर, क्योंकि अर्धनारीश्वर के जो लेखक हैं वो हैं विष्णु प्रभाकर। अब देखें यहाँ पर पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है कि गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। रामविलास शर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा रामवृक्ष बेनीपुरी, क्योंकि गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। तो यह सही हो जाएगा आंसर हमारा। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या है कि अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है कि कृति कंकाल के लेखक हैं। तो जयशंकर प्रसाद और दूसरा है मुंशी प्रेमचंद, तीसरा है राम कुमार वर्मा और चौथा है मैथिली शरण गुप्त। तो कृति कंकाल के जो लेखक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 है कि रस मीमांसा के लेखक हैं गुलाब राय, दूसरा है भगवत शरण उपाध्याय, तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और चौथा है जयप्रकाश भारती। तो रस मीमांसा के जो लेखक हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो गा वाला नंबर है वो वाला आंसर सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि भारतेंद्र युग किस काल के अंतर्गत आता है। पहला है भक्त काल, दूसरा है रीतिकाल, आधुनिक काल या फिर आदिकाल। तो जो भारतेंद्र युग है वो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा आधुनिक काल। अब देखिए नवा क्वेश्चन क्या है कि ललित ललाम के रचयिता हैं पद्माकर, मतिराम, भूषण बिहारी। तो यहाँ पर जो ललित ललाम के रचयिता हैं वो हैं मतिराम। तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अब देखें प्रश्न नंबर 10 क्या है कि द्विवेदी युग का प्रसिद्ध कवि है। तो नंबर का है मैथिली शरण गुप्त, खा है नरपतिनाल और गा है तुलसीदास, घा है कबीरदास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मैथिली शरण गुप्त, क्योंकि द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या है कि तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ। 1951 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में। तो जो तीसरा सप्तक है वो 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो इसका ये वाला सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 12 है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो यहाँ पर रौद्र, उत्साह, अद्भुत या फिर शोक। तो करुण रस का स्थायी भाव जो है वो होगा शोक। तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर। और देखिए प्रश्न नंबर 13 है कि हरिमुख मनोह मयंक पंक्ति में अलंकार है। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है या फिर रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है
या अनुप्रास अलंकार है। तो इसे आप कैसे पहचानोगे? वो उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है कि मन मानो जनु जानो मनहु जनो आदि शब्द आते हैं, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और यहाँ पर पंक्ति में देखिए आप क्या है कि हरिमुख मनहु मयंक, तो यहाँ पर मनहु शब्द आया है, तो इसीलिए यह उत्प्रेक्षा अलंकार होगा यहाँ पर। तो इसीलिए यह ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, इससे पहले मैंने सभी रस, छंद और अलंकार सभी की वीडियो बना दी है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से रस, छंद, अलंकार, उनकी परिभाषा तथा उदाहरण बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको ये बहुत ही आसानी से इन्हें हल कर सकेंगे। तो देखिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मुनिपद कमल बंद दो भ्राता। अब देखिए इस पंक्ति में क्या है कि मुनिपद, मुनि के पद और कमल दोनों भाई के समान है, यहाँ पर दो भ्राता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि श्लेष अलंकार है या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार या फिर उपमा अलंकार। तो यहाँ पर जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पर मुनिपद कमल दोनों भाई के समान बताए जा रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यह लक्षण किस छंद का है? रोला का है या फिर दोहा का है, सोरठा छंद या फिर बरवय छंद। तो देखिए यहाँ पर क्लास 10th में आपके रोला और सोरठा 2 ही छंद हैं, तो यहाँ पर दोहा और बरवय तो बिल्कुल कट ही जाएगा। अब इनमें से आपको कैसे छांटना है? देखिए यह सममात्रिक छंद है, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, और रोला की परिभाषा क्या होती है कि यह एक सममात्रिक छंद है। तो यहाँ पर रोला सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद होता है, तो यहाँ पर रोला सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द वाक्य के पहले लगकर वाक्य की शोभा बढ़ाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे अनादर में अन पहले लगा है, तो इसमें देखिए इसका आंसर सही क्या होगा? अन या फिर अनु, आ या फिर बड़ा आ होगा यहाँ पर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अन, क्योंकि अनादर में अन पहले आता है, तो ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 17 है कि सह उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा, इसमें से कौन सा शब्द सह उपसर्ग लगाकर बनेगा? सुमति, सुमति में सह नहीं लगा है, तो यह आंसर नहीं होगा हमारा। असुविधा में भी सह नहीं लगा हुआ है, तो यह भी गलत हो जाएगा। कुसंगत, कुसंगत में भी सह नहीं है, तो यह भी गलत हो जाएगा। सहकर्मी, यहाँ पर सह पहले लगा हुआ है, सह उपसर्ग पहले लगा हुआ है, तो ये वाला आंसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 18, हंसाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अब उपसर्ग आपके खत्म हो गए, अब यहाँ से प्रत्यय शुरू हो गए। अब प्रत्यय कौन से होते हैं? वे शब्द जो वाक्य के अंत में लगकर उनकी शोभा बढ़ाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे हंसाई है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? पहला है ई और दूसरा है आई, तीसरा है साई और ई छोटी ई है यहाँ पर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आई, क्योंकि यहाँ पर हंसाई में आई आता है बाद में, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर प्रश्न नंबर 19, गिरावट शब्द में प्रत्यय है, तो गिरावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसके अंत के ये जो अक्षर हैं इसके अंत के, इन्हें यहाँ पर आप देखिए वाह, देखिए पहला है कि वाह, दूसरा है हट, तीसरा है वट और चौथा है ता। तो गिरावट में अंत में क्या आया हुआ है? वट आया हुआ है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर वट हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 20, गंगा यमुना का समास विग्रह है। गंगा और यमुना, गंगा यमुना, गंगा प्लस यमुना, यमुना प्लस गंगा। तो इसका जो गंगा यमुना का समास विग्रह होगा वो होगा गंगा और यमुना, तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 21 है कि हर्ष विवाद में समास है, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा द्वंद्व समास, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 22 देखिए क्या है कि अच्छ शब्द का तद्भव शब्द है। का है आँख, खा है कान और गा है भौं और घा है दांत। तो इसका सही उत्तर होगा आँख।
अच्छे शब्द का जो तद्भव शब्द है वो आँख है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। पहला है अनल, दूसरा है अनिल, तीसरा है पावक और चौथा है ज्वाला। तो इसमें से अग्नि का पर्यायवाची अनल भी अग्नि का पर्यायवाची है, पावक भी अग्नि का पर्यायवाची है और ज्वाला भी अग्नि का पर्यायवाची, लेकिन अनिल अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। और यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया है कि निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए कि क्या दिया है। तो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर अनिल अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 24 क्या है कि इत्यादि का संधि विच्छेद होगा। इति प्लस आदि, इत प्लस आदि, यहाँ पर गा है कि इति प्लस यादि और इत प्लस यदि। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा इति प्लस आदि। इत्यादि का संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदि। अब देखिए प्रश्न नंबर 25 क्या है। प्रश्न नंबर 25 और यही लास्ट प्रश्न है कि मधु शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन है। यह धातु रूप का क्वेश्चन है कि मधु शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन है। तो यहाँ पर देखिए कि पहला है मधुना, दूसरा है मधुने, तीसरा है मधुना और चौथा है मधुन। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा मधुना। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यही थे आज के 25 इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न क्लास 10th हिंदी के। तो यही प्रश्न आप तैयार कर लीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम में आपके ज़रूर से आने वाले हैं। और दोस्तों यदि आपको किसी सब्जेक्ट में ये वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट पर मैं वीडियो ज़रूर से बना दूंगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।